Hi everyone, a very warm welcome of all of you to another session on the Mentors YouTube channel. So guys, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं about the different type of couplings and about a concept called coupling constant. Okay, so हम लोग coupling के बारे में लास्ट कुछ lectures से पढ़ रहे हैं. We know that when two protons couple with each other, they split each other's signal, right? But so now in this session, our focus is going to be on two key points. One is the concept of कपलिंग कांस्टेंट. सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ कपलिंग कांस्टेंट. नाउ कपलिंग कांस्टेंट क्या है? दो प्रोटॉन्स आपस में कितनी स्ट्रेंथ से कपल हुए हैं उसका हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कपलिंग कांस्टेंट से. इसको जे से डिनोट किया जाता है. It is denoted with J, okay? And simply speaking, it is the distance between the splitted peaks. हमें पता है जब भी दो प्रोटॉन्स एक दूसरे के साथ कपल करेंगे वो एक दूसरे के सिग्नल को स्प्लिट करेंगे. तो जो सिग्नल स्प्लिट होगा उस स्प्लिटेड पीक जो स्प्लिट हुई पीक्स हैं उनके बीच में कितना गैप है उसे बोला जाता है कपलिंग कांस्टेंट. राइट, सो राइट डाउन इट इज द गैप. Write down it is the gap between the splitted peaks. It is the gap between the splitted peaks. जो peaks split हुई हैं उनके बीच में कितना गैप है, that is called coupling constant. या फिर आप इसे कह सकते हो it is the distance. इसकी यूनिट क्या होती है अभी हम देखते हैं. बट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्प्लिटेड पीक्स ऑफ एन एनएमआर सिग्नल. ब्रैकेट में लिख लो, हर्ट्स में होता है. दिस इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्स. कैसे होती है अभी बताऊंगी. डिस्टेंस इन हर्ट्स किसके बीच में? बिटवीन द टू स्प्लिटेड पीक्स. बिटवीन द टू स्प्लिटेड पीक्स ऑफ एन एनएमआर सिग्नल. एनएमआर सिग्नल की स्प्लिटेड पीक्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है. ओके, it is the distance between the two splitted peaks of an NMR signal. Now if I may see, यहां पर देखेंगे, let's see. So if this is my delta equals 0 reference point या TMS, right? And let's say there is a signal which has been split into two peaks. वो doublet में split हुआ है, right? So ये signal split हो गया doublet में इन दोनों peaks के बीच में. So this and this, ये जो गैप है, सो लेट अस से दिस इज डेल्टा वन, लेट अस से दिस इज डेल्टा टू. दिस गैप इज कॉल्ड एज कपलिंग कांस्टेंट. ओके, ये क्या डिनोट करता है? ये जितना ज्यादा ये गैप जितना ज्यादा होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग कपलिंग हुई है. सो इट डिनोट्स द, इट इंडिकेट्स द, ठीक है. सो जे जो है इसकी जो वैल्यू है वो इंडिकेट करती है द स्ट्रेंथ ऑफ कपलिंग, की कपलिंग कितनी स्ट्रेंथ के साथ हुई है, कितनी स्ट्रांगली हुई है. सो इट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ कपलिंग. राइट, ठीक है. सो जे कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? सो इट इज डेल्टा टू. तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है वो कैसे पता चलेगा? सो दिस डिस्टेंस इफ आई हैव टू कैलकुलेट, आई विल, ये डेल्टा टू है, ये डेल्टा वन है, तो डेल्टा कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है? जीरो से. सो ये जीरो से लेकर के यहाँ डेल्टा टू है, ये जीरो से स्टार्ट करके यहाँ डेल्टा वन है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? डेल्टा टू माइनस डेल्टा वन, राइट, इंटू बी नॉट, right, which is generally in megahertz, right, into 10 to the power -6. या फिर यहां आप कह सकते हो बी नॉट इन मेगाहर्ट्स, या भी कह सकते हो द स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी विच इज इन मेगाहर्ट्स. ओके, सो देखेंगे यहां पे स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी विच इज इन मेगा हर्ट्स. अब आपके पास यहाँ पे दो, अभी मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगी, या तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर आप इसे ऐसे ही छोड़ दो. अभी हम इनफैक्ट इसको बेटर है अगर हम ऐसे ही लिख लें.
10⁻⁻⁶ ऑटोमेटिकली आ जाएगा कैलकुलेशन के टाइम पर। अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सो जे इज कैलकुलेटेड बाय, जब पीक स्प्लिट हो गई तो ऑब्वियसली दो, वी हैव अ डेल्टा वन, वी हैव अ डेल्टा टू, डेल्टा टू माइनस डेल्टा वन इंटू द स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी। द स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी इज इन मेगा हर्ट्स। क्लियर है ये सभी को? आई होप ये सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो स्मॉलर इज द जे, लेस इज द स्ट्रेंथ ऑफ कपलिंग। जितना ज्यादा स्मॉल जे होगा, मतलब उतनी कम स्ट्रेंथ से ये कपल हुए हैं, एंड हायर द जे, हायर इज द स्ट्रेंथ ऑफ कपलिंग। सो स्मॉलर जे मीन्स स्मॉलर इज द स्ट्रेंथ ऑफ कपलिंग, मतलब एक दूसरे के सिग्नल को बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड से स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज स्ट्रांगली कपल नहीं हुए हैं प्रोटॉन्स। ओके, सो स्मॉलर जे, smaller is the strength of coupling. Okay, smaller j, smaller is the strength of coupling. क्लियर? एग्जाम्पल के एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट कर लेंगे। सो j इज डेल्टा टू माइनस डेल्टा वन इंटू द स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी विच इज इन मेगाहर्ट्ज, एंड j इज कैलकुलेटेड ऑलवेज गिवन इन हर्ट्ज। ओके, j हमेशा हर्ट्ज में दिया जाता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देखेंगे। सो आई हैव अ क्वेश्चन, मेरे पास डेल्टा टू की वैल्यू है। So I'm having the value of delta 1 as 1.32 ppm, right? The chemical shift of the splitted peak, first part of the splitted peak, and the chemical shift of the second part of the splitted peak, 1.42 ppm, right? And I have to tell the कपलिंग कांस्टेंट। ओके, आई हैव टू टेल द कपलिंग कांस्टेंट। तो कैसे करेंगे? अभी हमने जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। जे कैसे कैलकुलेट किया जाता है? डेल्टा टू माइनस डेल्टा वन इंटू द स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी। लेट अस से द स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी हैज बीन गिवन टू यू एज 200 हर्ट्ज, so this will be multiplied by 200. okay, 200 सॉरी मेगाहर्ट्ज। तो स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी हमेशा मेगाहर्ट्ज में दी जाती है। So 200 megahertz, right? So this is 200 megahertz and 200 megahertz, right? So delta 2 is 1.42, delta 1 is 1.32 into 200 megahertz। 1.42 माइनस 1.3 दोनों की यूनिट्स पीपीएम है, तो ये भी पीपीएम में ही आएगा। 1.42 पीपीएम में से अगर मैं 1.32 पीपीएम को सब्ट्रैक्ट करूंगी, राइट, इंटू 200 मेगाहर्ट्ज, राइट। नाउ दिस इज, ध्यान देंगे, so this will come out to be 0.10 ppm. But now what is ppm? ppm is 10 की पावर माइनस 6 parts per million, right? So if I have to open this unit up, this will be 10 की पावर माइनस 6, राइट? ठीक है, एंड इंटू 200 हर्ट, मेगाहर्ट्ज क्या होता है? इंटू 10 की पावर 6 है ना, मेगाहर्ट्ज इज 10 की पावर 6 हर्ट्ज। सो 10 की पावर 6 से कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल कम आउट टू बी 20 हर्ट्ज। इज इट क्लियर? तो ऐसे आती है जे की यूनिट हर्ट्ज। जो स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी होती है वो मेगाहर्ट्ज में होती है, राइट? एंड डेल्टा टू माइनस डेल्टा वन जो है वो पीपीएम होता है। पीपीएम वी ऑल नो इज 10 की पावर माइनस 6। ओके, पीपीएम क्या होता है? 10 की पावर माइनस 6 होता है। क्लियर है ना? क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास। राइट गाइस, सबको समझ में आ रहा है? क्लियर? आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम, यहाँ पे सबको समझ में आया। चलिए आगे देखेंगे। सो नाउ लेट अस सी व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग जे। जे किस पे डिपेंड करता है? मतलब दो प्रोटॉन्स आपस में एक दूसरे के साथ कितनी स्ट्रेंथ के साथ कपल करेंगे, कितना ज्यादा सिग्नल को देखो, जितनी ज्यादा कपलिंग कांस्टेंट हो गया, जितना ज्यादा, उतनी ज्यादा ये सिग्नल सेपरेटेड होंगे, उतनी ज्यादा स्प्लिट हो गए होंगे, राइट? तो जितनी हाई कपलिंग होंगे उतनी ही ज्यादा ये डिस्टेंस होगी, दैट मीन्स उतना ही हेवीली ये सिग्नल स्प्लिट हुआ होगा ड्यू टू द नेबरिंग प्रोटोन, राइट? तो राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग जे और कपलिंग कांस्टेंट।
तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर ये जे या कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है? फैक्टर्स अफेक्टिंग जे और द कपलिंग कांस्टेंट। तो अब देखेंगे यहां पर, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग जे में सबसे पहले होता है थ्रू बॉन्ड डिस्टेंस। राइट डाउन द थ्रू बॉन्ड डिस्टेंस, इसका मतलब समझेंगे। So J is inversely proportional to D, where D is through bond distance. इसका मतलब है कि दो हाइड्रोजन्स जिन जो आपस में कपल कर रहे हैं, एक दूसरे का सिग्नल स्प्लिट कर रहे हैं, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, बट डिस्टेंस कैसे देखना है? बॉन्ड्स के थ्रू। मतलब अगर मेरे पास ये दो हाइड्रोजन्स हैं जो कि कुछ इस तरह से लगे हैं, तो इनका थ्रू बॉन्ड डिस्टेंस कैसे देखा जाएगा? इनके बीच में कितना डिस्टेंस है वो कैसे देखा जाएगा? this plus this is the distance. So if this is A, if this is B, if this is C, तो A plus B plus C will be equal to the D, which is the through bond distance. Okay, is it clear? ऐसे नहीं देखेंगे, ध्यान देंगे, ऐसे नहीं देखना है। हमें बॉन्ड्स जैसे बने हैं वैसे उसके अलोंग जाना है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड थ्रू बॉन्ड डिस्टेंस। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एच ए एंड एच बी सपोज ऐसे लगे हैं, तो आप मुझे कह सकते हो कि मैम एच और एच बी में ये डिस्टेंस है। नो, व्हेन आई से थ्रू बॉन्ड, सो दिस इज कॉल्ड एज एरियल डिस्टेंस। तो हमें एरियल डिस्टेंस नहीं देखना है। सो अगर मैं ये डिस्टेंस देखती हूँ इनके बीच में, सो दिस इज AERIAL, एरियल डिस्टेंस। बट हमें एरियल डिस्टेंस कंसीडर ही नहीं करना है, हमें क्या डिस्टेंस कंसीडर करना है? थ्रू बॉन्ड डिस्टेंस। राइट, सो वी हैव टू कंसीडर, अगर मैं इन दोनों प्रोटॉन्स के बीच के थ्रू बॉन्ड डिस्टेंस की बात करूं, सो इट विल बी दिस ए, इट विल बी दिस बी एंड इट विल बी दिस सी। सो इट विल बी ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा जो थ्रू बॉन्ड डिस्टेंस होगा। क्लियर? राइट, सो थ्रू बॉन्ड डिस्टेंस विल बी ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है? ये सब कुछ समझ में आ रहा है? सो दिस इज द थ्रू बॉन्ड डिस्टेंस। क्लियर? परफेक्ट, वेरी गुड। समझ में आ रहा है? सो J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थ्रू बॉन्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो, तो हेयर अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ, सो आपको समझ में आया ये पॉइंट? तो अगर मैं आपके सामने एक कंपैरिजन पहले इसको ड्रॉ करूं, तो J इज इनवर्सली, ये बॉन्ड डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, थ्रू बॉन्ड डिस्टेंस J उतना ही कम होगा। क्लियर है? J उतना ही कम होगा, द वैल्यू ऑफ J विल बी लेस। ओके, देखेंगे आगे। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपके सामने ये बोलती हूँ HA and HB, clear, and I am having, लेट्स से दिस इज HA and this is HB। तो अगर मुझे इन दोनों के J को कंपेयर करना है, कैसे करेंगे? अब आपको पता है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है इट इज इनवर्सली, तो अगर मैं इसकी बात, एक सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, तो सपोज ये मैं कह रही हूँ एक सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है डबल बॉन्ड की, हमें पता है बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 है। ये मिडिल वाले बॉन्ड का, कार्बन कार्बन बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 है। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 है कार्बन कार्बन बॉन्ड का। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, दैट मीन्स यहाँ बॉन्ड लेंथ, तो अगर मैं इसको ए मान रही हूँ, इसको बी मान रही हूँ, और इसको सी, और इसको ए और बी और सी, या फिर इसे A1 B1 और C1, या इसे A2 B2 एंड C2। राइट, जो कार्बन, तो A1 क्या है? कार्बन हाइड्रोजन ए के बीच में डिस्टेंस, दोनों कार्बन के बीच का डिस्टेंस इज B1 या बॉन्ड लेंथ इज B1। दोनों, दिस कार्बन एंड HB के बीच के डिस्टेंस इज C1।
ठीक है। तो अगर मैं B1 और B2 को कंपेयर करती हूँ, बॉन्ड ऑर्डर किस में ज्यादा है, B2 में ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो B1 वुड बी ग्रेटर देन B2। B1 ज्यादा होगा B2 से, ये बात हम पक्का कह सकते हैं बिना किसी डाउट के कि B1 ज्यादा होगा, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज लेस वन, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, सिंगल बॉन्ड्स आर लॉन्गर, तो B1 इज ग्रेटर देन B2। दैट मीन्स अगर यहाँ जो थ्रू बॉन्ड डिस्टेंस है विच इज D1, विच इज A1 प्लस B1 प्लस C1, राइट, और इधर जो टू थ्रू बॉन्ड डिस्टेंस है वो होगा A2 प्लस B2 प्लस C2। तो सिंस B1 is greater than B2, I can for sure say that D1 is greater than D2। और अगर D1 ज्यादा है D2 से, तो अगर थ्रू बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा है तो J कम होगा, राइट, तो J is going to be less, that means J1 is less than J2। सो सेकेंड केस का कपलिंग कांस्टेंट HA और HB का ज्यादा होगा, बिकॉज इनका थ्रू बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो कम है, बिकॉज सेकेंड, बिकॉज जो डबल बॉन्ड है इट्स शॉर्ट, इट्स शॉर्टर, राइट, द बॉन्ड लेंथ इज लेस। क्लियर हो रहा है ये सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी? परफेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आई होप यहां तक क्लियर है अपने को। तो थ्रू बॉन्ड डिस्टेंस भी इस तरह से डिपेंड करता है, तो जे की वैल्यू ज्यादा होगी अगर बॉन्ड डिस्टेंस थ्रू बॉन्ड, बट थ्रू बॉन्ड डिस्टेंस कम होगा। नेक्स्ट किस पे डिपेंड करती है जे की वैल्यू? सो नेक्स्ट इट डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। So it depends on the angle between carbon hydrogen bonds। कैसे देखेंगे? So I am having, so J is directly proportional to the angle between the carbon hydrogen bonds। मतलब अगर मैं यहाँ देखती हूँ C डबल बॉन्ड C, दिस इज HA एंड दिस इज HB, ओके, ठीक है, क्लियर हो रहा है। एंड अगर मैं यहाँ देखती हूँ C डबल बॉन्ड C, दिस इज HA and this is HB, clear है? So this is trans, HA and HB are trans to each other, and here HA and HB are cis to each other। वो ट्रांस हैं और वो सिस हैं। हम यहाँ पे एंगल देख सकते हैं ऑब्वियसली, अगर एच ए और एच बी ए एंगल में देखती हूँ, सो दिस इज 180 डिग्री मोर एंगल, और ये एंगल कम होगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे ये एंगल देखती हूँ, सो कैसे देखेंगे एंगल? सो आई एम, यहाँ पर अगर मैं एंगल देखती हूँ, सो इट इज समथिंग लाइक दिस। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है दैट गोज समथिंग लाइक दिस। वहीं यहाँ पर जो एंगल है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बीच में, वो कुछ इस तरह से है, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एंगल ज्यादा है, 180 डिग्री का एंगल है, मोर एंगल। तो ट्रांस जो हाइड्रोजन्स होंगी उनका जो कपलिंग कांस्टेंट होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिस, ओके। तो सिस के केस में कम होगा और ट्रांस के केस में ज्यादा होगा। इनफैक्ट अभी मैं आपको कुछ आगे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज भी लिखवाने वाली हूँ, ठीक है। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो, तो जो ट्रांस होती है हाइड्रोजन्स उनका एंगल ज्यादा होने की वजह से द जे कम्स आउट टू बी अराउंड 15 हर्ट्ज। वहीं जो सिस हाइड्रोजन्स होती हैं, द जे कम्स आउट और द कपलिंग कांस्टेंट कम्स आउट टू बी अराउंड 10 हर्ट्ज, ओके। नोट डाउन करेंगे। सो द जे कम्स आउट टू बी अराउंड 15 हर्ट्ज इन दिस केस, एंड द जे कम्स आउट टू बी अराउंड 10 हर्ट्ज इन दिस केस, ओके। एंगल बिटवीन सी एच बॉन्ड्स, क्लियर है ये सभी को? ठीक है। सो जे इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, जे इज 15 हर्ट्ज इन दिस केस एंड जे इज 10 हर्ट्ज इन दिस केस, क्लियर? क्लियर है। तो ट्रांस के केस में हमेशा स्ट्रॉन्गर कपलिंग होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। सो किसी भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए अगर उसका ट्रांस आइसोमर है, तो ट्रांस आइसोमर के लिए द स्प्लिटिंग इज गोइंग टू बी मोर बिकॉज ऑफ द एंगल, बिकॉज द एंगल इज हायर।
ओके। तो क्योंकि तो एनएमआर से हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं जे वैल्यूज देख के। अगर जे वैल्यू कम है, अराउंड 10 हर्ट्ज है, तो इट इज सिस आइसोमर। अगर जे वैल्यू हायर है तो इट इज अ ट्रांस आइसोमर। राइट डाउन, सो जे वैल्यू फॉर, राइट डाउन, जे वैल्यू फॉर अ trans isomer, J value for a trans isomer, write down, J value for a trans isomer, right, is higher than that of a cis isomer, is higher than for a cis isomer, right? Hence or thus NMR is a good method to differentiate between, is a good method to differentiate between सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स के बीच में। अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो मैं एनएमआर से कर सकती हूँ, बिकॉज द कपलिंग कॉन्स्टेंट्स फॉर अ सिस आइसोमर एंड फॉर अ ट्रांस आइसोमर आर गोइंग टू बी डिफरेंट। राइट गाइस, क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? फाइन, गुड, परफेक्ट। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा सबसे पहला थ्रू बॉन्ड डिस्टेंस पर, सेकंड हमने देखा एंगल पर। नेक्स्ट जो जे का, लेट अस सी द इम्पैक्ट ऑफ, सो द थर्ड फैक्टर्स ऑन विच जे डिपेंड्स is the substituent group. So write down effect of substituent groups. Effect of substituent groups. तो यहां देखेंगे, so let's say I have this C double bond C, I have HA, I have HB यहां पर, और ये R ग्रुप्स लगे हैं, ये कोई भी R ग्रुप्स यहाँ पे लगे हुए हैं। राइट, लेट अस सपोज हमने ये इस R ग्रुप को रिप्लेस कर दिया OMe से। सो व्हाट आई हैव डन इज, मैंने इस R ग्रुप को रिप्लेस कर दिया OMe यहां पर। दिस इज HA, this is HB and this is R। क्लियर है? सो दिस इज OMe, क्लियर? तो यहां पर जब मेरा ये इलेक्ट्रॉन्स इस सिंगल बॉन्ड में जाए, यहां पर रेजोनेंस करेंगे, तो ऑब्वियसली जो बॉन्ड ऑर्डर होगा इस पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए वो डिक्रीज होगा। दिस बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू डिक्रीज, राइट? तो ये क्या करेंगे, दे विल डिक्रीज द बॉन्ड ऑर्डर बाय रेजोनेंस। और इंक्रीज, मुझे बता सकते हो व्हाट विल हैपन? द बॉन्ड ऑर्डर विल इंक्रीज और डिक्रीज, टेल मी। तो जब यहां पर देखो, इसको समझने के दो तीन डिफरेंट डिफरेंट वेज है, ठीक है? तो दीज आर कॉन्जुगेटिंग ग्रुप्स, ये कॉन्जुगेट कर रहे हैं, राइट? कोई भी ग्रुप जो कॉन्जुगेशन करेगा वो क्या करेगा, यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर लाएगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर को वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट? बॉन्ड लेंथ will increase, right guys? Clear है? So bond order will decrease and तो this is a conjugating, any conjugating group, अगर कोई भी conjugating group यहां पर आता है, ऐसा ग्रुप जो कि रेजोनेंस कर सकता है, जो कि क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है, वो बॉन्ड ऑर्डर को डिक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज करेगा, यानी कि मेरा डी इंक्रीज होगा। अगर डी इंक्रीज होगा तो जे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डी बढ़ेगा तो जे लेस होगा, द कपलिंग विल बिकम वीकर, राइट? अगर डी इंक्रीज होगा, सिंस जे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी और डी बढ़ रहा है, सो द जे विल डिक्रीज, ठीक है? सो द कपलिंग विल गेट वीकन, द कपलिंग विल गेट वीकर, वीकली कपल होंगे, ओके, जो हाइड्रोजन्स होंगे। सो द कपलिंग विल गेट वीकर, क्लियर है? कपलिंग जो है वो वीक हो जाएगी,
परफेक्ट है, सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी? आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन इन द क्लास। क्लियर है ये सभी को? राइट? परफेक्ट। ठीक है, तो कॉन्जुगेटिंग ग्रुप्स अभी समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखती हूँ कि कॉन्जुगेटिंग ग्रुप्स वीकन द कपलिंग या फिर दे डिक्रीज द जे। सो कॉन्जुगेटिंग ग्रुप्स, ओके, दे वीकन द कपलिंग। कॉन्जुगेटिंग ग्रुप्स वीकन द कपलिंग, वीक कर देते हैं वो कपलिंग को, या फिर हम कह सकते हैं दे डिक्रीज द जे। परफेक्ट, कोई डाउट नहीं है? इजीली समझ में आ रहा है? क्लियर? फाइन। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस। सो आई एम हैविंग दिस सी डबल बॉन्ड सी, the two hydrogens on the adjacent carbons are coupling with each other. I am having chlorine here and I am having this CH2O CH3, okay, and I am having this C double bond C, then a hydrogen here. This is Cl and this is O, CH2, CO, CH3। देखेंगे? राइट, लेट्स सी। तो दिस टाइम आप देख सकते हो, तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर यहाँ पर J, इन दोनों हाइड्रोजन्स का J इज J1 एंड दीज टू हाइड्रोजन्स का J इज J2, सो J1 और J2 में कौन बड़ा होगा, विच वन वुड बी ग्रेटर एंड विच वन वुड बी स्मॉलर? नाउ आप देख सकते हो इस C डबल बॉन्ड C, तो फर्क हमें, ये कॉन्जुगेशन करेंगे ये ग्रुप्स, बट ये यहाँ कॉन्जुगेशन कर रहा है क्या? C डबल बॉन्ड C पे इंपैक्ट आ रहा है? नो, दिस group when it conjugates, it decreases the carbon bond order decreases, bond length increases, right, and J decreases. So हमें पता है कि जब भी कॉन्जुगेटिंग, अभी हमने लिखा कि कोई भी ग्रुप जब कॉन्जुगेट करेगा कैसे, वो हमने अभी दोबारा डिस्कस मैं नहीं कर रही हूँ, अभी हमने जस्ट अभी समझा है। बट कॉन्जुगेटिंग ग्रुप्स दे वीकन द कपलिंग, तो दैट मीन्स J2 वुड बी लेसर देन J1 बिकॉज हेयर वी हैव अ कॉन्जुगेटिंग ग्रुप। यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये कॉन्जुगेट कर रहा है, बट ये सी डबल बॉन्ड सी के साथ नहीं कर रहा, तो यहाँ कोई इसका इंपैक्ट नहीं आ रहा उस कॉन्जुगेशन का, वो सी डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट कर रहा है। सो यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 ना होके लेस देन 2 होगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, जे डिक्रीज हो जाएगा। लेस देन 2 क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। सो J2 इज लेस देन J1। तो जब भी ऐसे ग्रुप्स लगे होंगे जो कॉन्जुगेशन कराएंगे, दे विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ J, और या फिर हम कह सकते हैं दे विल वीकन द कपलिंग, या दे विल डिक्रीज द कपलिंग कांस्टेंट, आप इसे कुछ भी कह सकते हो। क्लियर है? परफेक्ट, कोई डाउट नहीं है, सबको समझ में आ रहा है? राइट, तो अब हम देखते हैं द टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कपलिंग्स जो हमें देखने को मिल सकती हैं। ये टाइप्स किस बेसिस पे डिफाइन की गई हैं? कि प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन्स के बीच में कितना ही सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, जो प्रोटॉन्स आपस में कपल कर रहे हैं उनके बीच में हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। सो लेट्स हैव अ लुक, तो आप यहाँ देख भी सकते हो। तो जस्ट अभी हमने एक कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट देखी, हमने देखा जो सिस प्रोटॉन्स हैं उनका जे अप्रोक्सीमेटली अराउंड 10 हर्ट्स होता है, जो ट्रांस प्रोटॉन्स हैं दे आर अप्रोक्सीमेटली 15 हर्ट्स। ओके, बाकी जो जे वैल्यूज हैं वो अभी मैं आपको बता रही हूँ। सो लेट्स सी द टाइप ऑफ कपलिंग्स, एंड ये टाइप्स ध्यान देंगे किस बेसिस पर डिफाइन की गई हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ
sigma bonds between the protons. Okay. Types of J, types of J nahi, types of coupling, and they are decided on the basis of types of coupling. They are decided on basis of number of sigma bonds present, number of sigma bonds present, on the basis of the number of sigma bonds present, bonds present between protons. On the basis of number of sigma bonds present between the protons. Okay. So देखेंगे हम यहाँ पे. So अगर 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं बिटवीन द प्रोटॉन्स, जो दो प्रोटॉन्स आपस में कपल कर रहे हैं उनके बीच में 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, सो इट इज 3J और विसिनल कपलिंग, 3J या फिर विसिनल कपलिंग. 3J, 3 का मतलब यहाँ पे क्या है, दैट द प्रोटॉन्स विच आर कपलिंग विद ईच अदर और विच आर स्प्लिटिंग ईच अदर सिग्नल हैव 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन देम, सो इट इज vicinal coupling, right? Then you have geminal coupling, which is 2J. Then you have geminal coupling, which is 2J. Right? And then you have 4J, which is meta coupling or W coupling basically. Meta coupling या फिर W कपलिंग. ठीक है, जब दो चार सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हो बिटवीन द हाइड्रोजन्स विच आर कपलिंग विद ईच अदर. ओके, 3 सिग्मा वाले हमने अभी एग्जांपल्स देखे हैं. फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड C एंड यू हैव HA एंड यू हैव HB, राइट? कितने सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है बिटवीन HA एंड HB आप देख सकते हो, 1 2 एंड 3. तो दिस इज 3J. ये कपलिंग स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, ठीक है, एंड इनकी जे डिपेंडिंग अपॉन कि सिस है या ट्रांस है, इनकी जो जे होती है अप्रोक्सीमेटली 10 से 16 हर्ट्स के बीच में लाई करती है. ठीक है, एंड दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट काइंड ऑफ कपलिंग्स. सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कपलिंग्स विसिनल कपलिंग्स ही होती हैं. मतलब जब 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हो कपलिंग वाले हाइड्रोजन्स के बीच में, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट कपलिंग्स होती हैं. विसिनल प्रोटॉन्स भी हम इन्हें, इन प्रोटॉन्स को हम विसिनल प्रोटॉन्स कहेंगे. सिस हो सकती हैं, ट्रांस हो सकती हैं, राइट? जेमिनल कपलिंग का मतलब है ऐसे. तो अब यहाँ देखो, so you have C double bond C, you have A and B, and then you have HA, and then you have HB. क्लियर? ठीक है, यहाँ पे
सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन ये आता है जेमिनल कपलिंग में कि एक दूसरे को ये कपल कैसे करते हैं, क्योंकि कपलिंग के लिए दोनों प्रोटॉन्स का केमिकली नॉन इक्विवेलेंट होना जरूरी है, राइट। एक दूसरे से डिफरेंट होना जरूरी है, तभी वो एक दूसरे का सिग्नल स्प्लिट कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि एच ए और एच बी क्या है, दे आर नॉन इक्विवेलेंट, इनफैक्ट दे आर डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स, राइट। ये क्या है, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं, दैट इज वाई एक दूसरे का सिग्नल स्प्लिट कर सकते हैं। बट द जे वैल्यू एक्चुअली इज क्वाइट लेस, जो इनकी जे वैल्यू होती है वो 2 से 5 हर्ट्ज के बीच में लाई करती है, तो काफी वीक होती है जो जेमिनल कपलिंग होती है। उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि एंगल जो है प्रोटॉन्स के बीच में वो काफी कम है, राइट। सो जो जे वैल्यू हेयर इज 2 to 5 हर्ट्ज, एंड दीज आर वेरी वीक कपलिंग्स, ओके, दे आर क्वाइट वीक। ये वीक है क्यों, बिकॉज ऑफ लेस एंगल बिटवीन द प्रो लेस एंगल बिटवीन द प्रोटॉन्स, between the protons. So it is called geminal coupling. मेटा कपलिंग एंड डब्ल्यू कपलिंग क्या होती है ये ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ आपको रिंग्स में देखने को मिलती है। ओनली इन रिंग्स डू यू गेट टू सी, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, सो फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग a benzene ring here, this is an Ha, this is NO2 group attached, दिस इज एच बी। सो एच ए और एच बी एडजेसेंट कार्बन्स पे प्रेजेंट नहीं है सबसे पहले तो, राइट। इनके बीच में कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 एंड 4, आप देख सकते हो, तभी इट्स 4J। सिमिलरली यहाँ पे क्या था, इनके बीच में कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट थे, इन दोनों के बीच में 2, सो दैट इज वाई इट इज 2J, दिस इज 4J, राइट। और आप देखोगे तो ये W बन रहा है एक तरह से, एक, राइट, एंड दिस इज द रीजन इट्स कॉल्ड अ डब्ल्यू कपलिंग ऑल्सो। ये 4 सिग्मा बॉन्ड्स मिलाकर एक डब्ल्यू बना रहे हैं। द जे इन दिस केस इज बिटवीन 0 and 4 हर्ट्स, तो ये काफी पुअर है, इट इज इवन पुअरर देन जेमिनल कपलिंग। जेमिनल कपलिंग से भी वीक होती है, और ये तभी हो सकती है जब इन प्रोटॉन्स के बीच में यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डी शील्डिंग ग्रुप जैसे कि NO2 अटैच्ड हो। हमने शील्डिंग डी शील्डिंग ग्रुप्स पढ़े थे, सो NO2 इज अ स्ट्रॉन्ग डी शील्डिंग ग्रुप, जैसे NO2 अटैच होना चाहिए। सो मेटा कपलिंग, राइट डाउन, जो मेटा कपलिंग है ये आप सिर्फ तब ऑब्जर्व करेंगे व्हेन अ स्ट्रॉन्ग डी शील्डिंग ग्रुप इज अटैच्ड, ओके, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग डी शील्डिंग ग्रुप इज अटैच्ड। जब एक स्ट्रॉन्ग डी शील्डिंग ग्रुप अटैच किया जाता है ना, तभी हम ये मेटा कपलिंग जो है वो ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। एंड इट इज वीकर, 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन के बीच में, वीकेस्ट होती है, दिस इज द वीकेस्ट। और ये हमेशा ऑब्जर्व नहीं करने को मिलती है, ये डी शील्डिंग ग्रुप वाला पॉइंट होना चाहिए। तो अब एक बार जाकर इस टेबल पे दोबारा देखते हैं गाइस। सो यू सी, जो फ्री रोटेशन नॉर्मल वाली जो कपलिंग है, दिस इज ऑल्सो, अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो दिस इज, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट जो जे है यहाँ 3 है, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ आई वुड से विसिनल ओनली। बट विसिनल और जेमिनल हम तब ज्यादा यूज करते हैं जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। दिस इज मोर लाइक अ फ्री रोटेशन वाली कपलिंग, बट यहाँ पे भी 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है, अप्रोक्सीमेटली 7 हर्ट्स यहाँ जे होता है। दिस इज cis and trans, this is vicinal coupling because the carbons, hydrogens are present on adjacent carbons, तो vicinal coupling है ये, एंड दिस इज 3J, एंड 10 to 15 हर्ट्स होता है। दिस इज जेमिनल कपलिंग जैसे कि हमने बात की, टिपिकली 2 से 5 हर्ट्स। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये दोनों के बीच में अगेन क्या प्रेजेंट, ये W नहीं है, ये नॉर्मल 3J कपलिंग ही है, तो 8 हर्ट्स। ये मेटा कपलिंग या W जो अभी हमने पढ़ी ये काफी वीक होती है, 2 हर्ट्स। अलाइलिक कपलिंग इज दिस वन, एंड इट इज ऑल्सो वीक, इट्स 3 हर्ट्स, ओके, क्लियर, फाइन। तो ये टिपिकल वैल्यूज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें से जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई, एक तो सिस और ट्रांस की वैल्यू, जेमिनल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, मेटा की पता होनी चाहिए कि काफी वीक होती है। एंड ये ऑर्थो इज सिंपल, ये ऑर्थो इज वेरी मच लाइक विसिनल, बट उससे थोड़ा कम, राइट, उससे थोड़ा कम, क्योंकि यहाँ प्योर डबल बॉन्ड है, यहाँ प्योर डबल बॉन्ड नहीं है ना, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जैसे ही क्या होता है आपका, सो whenever conjugation is there, यहाँ conjugation present है तो conjugation weak करता है कपलिंग को, तभी यहाँ 10 and 15 है और यहाँ 8 है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर डबल बॉन्ड नहीं है, इस वजह से
the J value or the coupling value is a little less. Clear? तो यहाँ पे हमारा वैल्यू हमने देखी अलग अलग कपलिंग कॉन्स्टेंट्स की, और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग्स यहाँ पर देखी हैं. सो विद दिस वी आर डन विद द पार्ट ऑफ द कपलिंग, तो जो हमने डिस्कशन करनी थी ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ कपलिंग एंड ऑल. वी आर लेफ्ट विद जस्ट वन मोर लेसन, जहाँ पे मैं आपको इस सारी इंफॉर्मेशन को जो है अप्लाई करना बताऊंगी for structure elucidation. That is the only part which is left. Rest all the theory is done for this टॉपिक ऑफ एनएमआर. सो आई होप आपको समझ में आया होगा. ये पीडीएफ आपको द मेंटर्स ऐप पे मिल जाएगी. डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो मेक श्योर यू डाउनलोड द ऐप एंड आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेसन.